एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर SD PG कॉलेज पानीपत, SD विद्या मंदिर पानीपत। अरोड़ा साहब मंच पर आइए। मंच पर आपको आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियों के साथ अरोड़ा साहब का स्वागत करिए। हमारे साथ डिप्टी CMO मनीष पासी भी रहेंगे। मनीष पासी साहब, आपसे आग्रह करूंगा आप मंच पर आएं। जोरदार तालियों के साथ हमारे खास मेहमानों का स्वागत करें। कहते हैं अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, और बेहतर शिक्षा से ही भारत देश बन सकता है महान। आप इन पंक्तियों से समझ गए होंगे कि शिक्षा को लेकर विशेष चर्चा इस सत्र में हम करने वाले हैं, और हम ये समझेंगे कि दरअसल पानीपत के अंदर छात्रों को किस तरह से सुविधाएं शिक्षा के क्षेत्र में मिल रही हैं, स्कूल कॉलेज किस तरह से चल रहे हैं, आने जाने की व्यवस्था छात्र छात्राओं के लिए क्या है, किस तरह से जो जनता तक योजनाएं या छात्रों तक योजनाएं, छात्र छात्रों तक योजनाएं पहुंचनी चाहिए सरकार की, वो कैसे पहुंच पा रही हैं। तो मैं एक बार फिर से अनुपम अरोड़ा साहब और मनीष पासी साहब, आप दोनों से आग्रह करूंगा आप लोग मंच पर आएं। जोरदार तालियों के साथ हमारे गेस्ट का स्वागत करिए। स्वास्थ्य और शिक्षा इस सत्र का विषय। सोनल, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया पराग सर, आप अपना माइक लीजिए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही बहुत ही मजबूत कड़ी होती है किसी भी शहर के लिए, पूरे देश के लिए। हम पानीपत के लिहाज से इस पर बात करेंगे। हमारे साथ SD कॉलेज पानीपत से अनुपम अरोड़ा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनुपम जी आपका। मनीष पासी डिप्टी CMO, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शिक्षा पर सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि हम इस वक्त SD कॉलेज पानीपत के प्रांगण में ही बैठे हुए हैं सर। तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा के लिहाज से पानीपत को, अपने कॉलेज को आप कहाँ देख रहे हैं? कि शिक्षा के दृष्टिकोण से पानीपत स्कूल से लेके और उच्च शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है, और पानीपत में अनेक महाविद्यालय हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस और सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस, और इसमें बहुत सारे कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएट तक एजुकेशन का प्रोविज़न है। जैसे STPG कॉलेज पानीपत हमारा MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री, MSc मैथमेटिक्स, MCom, MA इंग्लिश, MA इकोनॉमिक्स। साथ ही जो और कॉलेज भी हैं शहर में, वहाँ भी स्नातकोत्तर तक शिक्षा उपलब्ध है। तो स्नातकोत्तर तक एक शहर के कॉलेजों में एक शिक्षा का उपलब्ध होना, अर्थात हरियाणा के शैक्षणिक मानचित्र पर पानीपत एक बड़ा केंद्र है। जी, किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं? क्योंकि अब हम शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी इलाका ग्रो करता है तो उसमें कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ उपलब्धियां भी होती हैं, उस लिहाज से किस तरह से देख रहे हैं? इस वर्ष जो है हरियाणा सरकार ने और विशेष तौर पे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय हैं, यहाँ जो कोर्सेज चलेंगे हमारे, जो स्नातक कोर्सेज UG कोर्सेज हैं, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है इन कोर्सेज को चलाया जाएगा। ये प्रथम वर्ष है, और इसमें परिवर्तन ये है कि इस वर्ष से जो भी विद्यार्थी स्नातक के किसी कोर्स में प्रवेश लेगा, वो औपचारिक विषयों के साथ साथ उसमें एक नए कंपोनेंट्स ऐड किए हैं एजुकेशन के, जैसे स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज, वैल्यू एडेड कोर्सेज, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज और इंटर्नशिप। यानी शिक्षा को रोजगार परक बनाने का प्रयास है कि विद्यार्थी जो है औपचारिक परंपरागत विषयों के अध्ययन के साथ साथ जो है वो स्किल एक्वायर करें, और 3 साल के बाद या 4 साल के स्नातक के कोर्स के बाद जब वो पूर्ण कर लें विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में कोई स्किल होनी चाहिए कि वो कोई ना कोई रोजगार अपना प्रारंभ कर सकता है, कुछ स्टार्टअप कर सकता है, कहीं जॉब कर सकता है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ डिप्टी CMO मनीष पासी जी भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत सारी चुनौतियां आप लोगों ने अभी पिछले दिनों देखी होंगी। अभी भी बारिश का मौसम है और ऐसे में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लोगों को स्वस्थ रखना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस लिहाज से पानीपत कितना स्वस्थ है सर? पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि इस मंच पे मेरे को आपने बुलाया। हेल्थ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और जो हमारी तरफ से गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है, दोनों ही ज़रूरी है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल
आम जो जनता अपना स्वास्थ्य खुद ही ध्यान नहीं रखती और अच्छा खान पान या अच्छी तरह स्वस्थ रहने के तरीके नहीं अपनाती, तो उतना ही बर्डन हमारे पे बढ़ता जाता है। रही बात हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, आजकल के जैसे बेमौसमी बारिश है, उमस बहुत ज़्यादा है और आई फ्लू के केसेस तकरीबन अब सोसाइटी में फैल रहे हैं, साथ में डायरिया के केसेस बढ़ रहे हैं। ये सब तकरीबन आपके जो नज़दीक में जैसे जो अपना खुद का शारीरिक साफ सफाई न रखना और उसी गंदे हाथों से स्वच्छता का, ऐसे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी हो जाती है। अवेयरनेस के लिए आप पानीपत में कितना काम कर रहे हैं? क्या जनता जागरूक है? बिल्कुल, हमारी जो ग्रास रूट लेवल वर्कर है, जैसे अगर मैं सरकारी उस तंत्र से बात करूं तो हमारी ग्रास रूट लेवल जो वर्कर है आशा बहन जी हैं, जो हर 1000 पॉपुलेशन पे रूरल में और अर्बन में 2000 की पॉपुलेशन पे है और तकरीबन हर हाउस होल्ड मैप्ड है हमारे पास। तो ऐसा नहीं कि नुक एंड कॉर्नर, हर हाउस होल्ड, हर झुग्गी झोंपड़ी, कोई भी ऐसा नुक एंड कॉर्नर मतलब रिहायशी आदमी जहाँ पे इंसान है, वो हमारे पूरे के पूरे मैप्ड है स्वास्थ्य सेक्टर के अंदर, कोई छूटा नहीं है। जैसे आपने कोविड में अभी देखा ही होगा कि कोई भी ऐसा, पानीपत ही जिला एक ऐसा था जिसमें 100% हमने फर्स्ट डोज कवर अप किया, सेकंड डोज लापरवाही की वजह से लोगों ने छोड़ दिया, अदरवाइज पानीपत ने अच्छे स्टेप्स लिए। अभी हाल ही में जैसे आई फ्लू चल रहा है, तो हमारे पास पूरी दवाइयाँ सभी तरह की हैं, सभी तरह हमारे पास जो 2 हमारे पास ऑप्थेल्मिक डॉक्टर्स हैं, ओपीडी करीबन दिन की ओपीडी 300 क्रॉस कर रही है, फिर भी हम पूरी तरह तत्पर हैं ताकि, और हमारी जितनी हेल्थ स्ट्रक्चर में हमारे पास 101 हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। अर्बन में हमारे पास 8 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और जुड़े हैं अभी हाल ही में इसी सरकार के माध्यम से। ठीक है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात करेंगे। अनुपम जी से मैं सवाल ले लेती हूँ। अनुपम जी, आप कुछ नए कोर्सेज का जिक्र कर रहे थे और हर बच्चा चाहता है कि उसके इलाके में कुछ नए कोर्सेज आएँ, उसे बाहर न जाना पड़े। इस लिहाज से आप अपने कैंपस को किस तरह से देख रहे हैं? क्या नए कोर्सेज आपने ऐड किए? देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है प्रत्येक महाविद्यालय कुछ ना कुछ कोर्सेज जिनकी आवश्यकता होती है, विद्यार्थियों को डिमांड होती है, प्रारंभ करते हैं। तो पानीपत में बात हुई है ट्रेडिशनल एजुकेशन में लगभग कोर्सेज सभी कॉलेजों में चलाए जा चुके हैं। अब जो ये नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसे समझना ही पड़ेगा, इसका क्रियान्वयन करना पड़ेगा, इसके टीचिंग रिसोर्सेज, ट्रेनिंग रिसोर्सेज, लेबोरेटरी इक्विपमेंट अरेंज करना पड़ेगा। नई चीज़ जो है वो शिक्षा के साथ स्किल को जोड़ने की है और अब जो कुछ होगा वो स्किल के क्षेत्र में होगा। प्रत्येक महाविद्यालय के स्तर पर स्किल के क्षेत्र में ही विकास होगा अब आगे जो इस वर्ष और आगामी वर्ष जो हैं, क्योंकि एक वर्ष में आप स्किल के 5 या 7 कोर्सेज महाविद्यालय में प्रारंभ करते हैं, जिसमें कंप्यूटर से संबंधित भी हैं, पर्सनल फाइनेंस से संबंधित हैं, फ्लोरिकल्चर है, इस प्रकार के कोर्सेज हैं। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जनरेट करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो 2-3 साल लगेंगे कि हम अपने आप को स्किल को, इंस्टीट्यूशंस को स्किल से इक्विप करें। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र कर लेते हैं। मनीष जी से भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जानकारी ले लेते हैं। कितना संतुष्ट हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर से? पानीपत में अस्पताल जो हैं उनमें जो सुविधाएं हैं उनसे? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप सबको भी पता है कि आज की डेट में कोई भी सरकारी हॉस्पिटल आप जाएं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल की बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग आपके सामने ही है और ऐसा नहीं है कोई, और जितने मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, मैं आपको और भी खुशखबरी देता हूँ। हाल ही में हमारा जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक है, पहले वो 5 मदर एंड चाइल्ड का 100 बेडेड हॉस्पिटल है, इसी साल में हो सकता है बन के तैयार हो जाए। और उसके अलावा एक क्रिटिकल ब्लॉक और है जिसमें आईसीयू, जैसे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं आपके पास आईसीयू होता है, नर्स होती है और मॉनिटर्स लगे होते हैं, वो क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी अप्रूव हो चुका है, सैंक्शन आ चुकी है, वो जल्दी तैयार हो जाएगा। लेकिन लोगों की शिकायतें रहती हैं अस्पतालों से, बहुत शिकायतें रहती हैं कि सुविधाएं नहीं हैं। जी, सुविधाओं के लिए जैसे मान लीजिए आप पहले जैसे दवाइयाँ नहीं थी, अब 650 से भी ज़्यादा तरह की दवाइयाँ जो मुफ्त में उपलब्ध हैं, प्लस जो क्रिटिकल चीज़ें जैसे डायलिसिस सेंटर है, MRI है, CT स्कैन है, ये सब चीज़ें आउटसोर्स हो चुकी हैं और हमारे जो हेल्थ मैप से रिलेटेड ये भी फैसिलिटी आपको सिविल हॉस्पिटल में मिलती है। बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसेस, सब्सिडाइज रेट के ऊपर है। प्लस जो महत्वाकांक्षी स्कीम, मान लीजिए अगर आप सरकारी में आप नहीं आपको लग रही, कहीं ऐसे जो गरीब जो तबके के लोग हैं जिनकी 1,80,000 से, एक शिकायत रहती है लोगों में सरकारी अस्पतालों से कि सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता तो है, सुविधाएं कम हैं, लोगों के लिए वो सहूलियत नहीं है जो सहूलियत होनी चाहिए। उस लिहाज से आप पानीपत को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बहुत सारी शिकायतें रहती हैं लोगों। एक भ्रम लोगों में रहता है कि जैसे हॉस्पिटल्स, जो हम बात प्राइवेट हॉस्पिटल्स की करें, उसको एक सरकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल की बात करें तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? उसमें ये डिफरेंस होता है कि इंडोर फैसिलिटी उस लेवल पे अवेलेबल नहीं होती। बंदा कहता है कि मुझे एडमिट कर लें,
तो उस लेवल पे उस तरह के स्पेशलिस्ट उसको इंडोर फैसिलिटी पे एडमिट नहीं कर पाते, जैसे हम प्राइवेट में जाते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है टर्शरी के लेवल पे कई चीज़ें होती हैं जो हमारे गवर्नमेंट जो कॉलेजेस लेवल की फैसिलिटी होती है वो कॉलेज में ही अवेलेबल होती है। वी कैन नॉट अफोर्ड दैट फैसिलिटी टू द, क्योंकि उसमें आरएमओस चाहिए होते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स अलग से चाहिए होते, पूरी टीम चाहिए होती है। ये हमारा पूरा जैसे प्राइमरी सेंटर सब हेल्थ सेंटर है, सबसे छोटा जो नीचे है ग्रास रूट लेवल पे, उसके ऊपर फिर पीएचसी है, पीएचसी के बाद सीएचसी है, सीएचसी के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद आपका जो मेन जो कॉलेजेस है जैसे खानपुर वाला हो गया या रोहतक मेडिकल कॉलेज हो गए या कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हो गया, ये टर्शरी लेवल की सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। ठीक है। लोगों का भ्रम रहता है कि वो सर्विसेज हमारे को यहाँ मिल जाएं। सरकार तत्पर है 4 सीट्स ऑफ डीएनबी कोर्सेज हर डिस्ट्रिक्ट जिले के अंदर, इस सरकार ने हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने की जो आपके सौगात दी थी, उसमें पानीपत के अंदर भी 4 सीट आ चुकी हैं डीएनबी कोर्सेज। ठीक है, मनीष जी के अनुसार सरकार जो है अच्छा कर रही है अस्पतालों के लिए। हम शिक्षा के लिहाज से भी पूछ लेते हैं अनुपम जी आपसे कि किस तरह की सुविधाएं आपको मिल रही हैं और क्या सरकार से जो सहयोग आपको मिल रहा है आप संतुष्ट हैं उससे? देखिए, हम सरकार से जो सहयोग प्राप्त हो रहा है हम संतुष्ट हैं। सरकार से सहयोग का एक दृष्टिकोण होता है, एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। हरियाणा कुछ उन राज्यों में है, अग्रणी राज्यों में है, जिन्होंने 2030 या 35 तक जो एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन का विजन था, इसे अभी से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है इसी साल से जो है। दूसरा, जो हरियाणा में जितने गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, जैसे हमारा कॉलेज है, हमें हरियाणा सरकार से जो बजटेड पोस्ट हैं उसका 95% ग्रांटेड एड मिल रहा है। यानी जो टोटल सैलरी है टीचर्स का, उसका 95% कॉन्ट्रीब्यूशन जो वो हरियाणा सरकार से है। तीसरा, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसमें सरकार जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करती है इंस्टीट्यूशंस को। तो सरकार सपोर्ट मिलती हाँ, है सरकार का हमें पूर्ण सहयोग है। सरकार के सहयोग से हम संतुष्ट हैं और सरकार को आपके माध्यम से धन्यवाद भी देते हैं। ठीक है। मनीष जी, एक डॉक्टर्स की कमी का मुद्दा बहुत रहता है बहुत सारे अस्पतालों में, क्योंकि हम सुनते हैं लोगों से कि हम जाते तो हैं लेकिन डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं मिलते हैं। क्या डॉक्टर्स पूरे हैं अभी अस्पतालों में? आपको क्या लगता है कि पानीपत उस लिहाज से कहाँ खड़ा है? देखिए, पानीपत भी जो स्थिति आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है। डॉक्टर्स की कमी तो रहेगी। उसका रीज़न ये नहीं है कि डॉक्टर्स की कमी क्यों, रीज़न ये है कि एक्चुअल में हमारी जो हेल्थ पॉलिसी है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और जो क्लिनिकल वर्क है उसे डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है। यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट जो डॉक्टर्स हैं हमारे, वो भी प्रमोट होके एसएमओ, फिर डिप्टी सीएमओ जैसे हमें, फिर सिविल सर्जन डायरेक्टर, इस तरह प्रमोट हो जाते हैं। तो वो क्लिनिकल वर्क नहीं कर पाते जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो इसीलिए सरकार ने अभी तो हेल्थ आपकी पॉलिसी में, प्रमोशंस तो हो जाती हैं, उससे जनता सफर करती है। हाँ बिल्कुल, उसमें थोड़ा बहुत रहता है। पर अभी आपको एक और खुशखबरी इस माध्यम से दे दें। सरकार ने अभी लेटेस्ट हमारे हरियाणा स्टेट के अंदर लेटेस्ट अभी जो पोजीशन है जिसमें जो स्पेशलिस्ट कैडर है, बेसिकली स्पेशलिस्ट को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। जो लोग स्पेशलिस्ट हैं जिन्हें पीजी वगैरह कर रखा है उनके लिए अलग से कैडर होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में आएंगे, उन पे छूट है। प्लस उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव 4 ACP मिलना, प्लस उनका पे ग्रेड वगैरह जो दूसरे कैडर के बंदे हैं उनसे ज़्यादा बेटर कर रही है सरकार। प्रपोजल है। तो आगे आने वाले समय में हम क्या मानकर चलें कि पानीपत में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी? बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य सुविधाओं में मैं एक और बता दूं, जैसे हमारा अर्बनाइजेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए ये आपने अर्बनाइजेशन का जिक्र किया, इस पर मैं चाहूंगी, क्योंकि रूरल और अर्बन एरिया को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ग्रामीण एरिया में लोगों को कम जानकारी होती है, लैक ऑफ नॉलेज के कारण बीमारियां बहुत होती हैं, डॉक्टर्स तक पहुंच नहीं पाते हैं। अर्बन एरिया में इसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि थोड़ा नॉलेज होती है लोगों के पास। तो इस एरिया को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एज अ डॉक्टर आप? पहली बात तो हरियाणा ही एकमात्र पूरे इंडिया में, हरियाणा पहली स्टेट थी जिसने डेंटल सर्जन PHC लेवल पे दिए। किसी भी राज्य के अंदर डेंटल सर्जन PHC पे नहीं है। सेकेंडरी में आपको बात करूं, हमारे जितने भी सब हेल्थ सेंटर हैं, जितने सब हेल्थ सेंटर मतलब जो ग्रास रूट लेवल पे छोटा सब सेंटर होता है जिसमें एक ANM बेंजी होती है और एक MPW मेल वर्कर होता है, सभी को सभी आयुष्मान भारत के तहत अपग्रेड कर दिया गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, जिसमें एक आयुष डॉक्टर को वहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है। जल्दी ही हमारी कुछ पोस्ट अभी हमारे पास 30 के करीब आ चुके हैं। 89 सब हेल्थ सेंटर हैं हमारे जहाँ पे आयुष्मान से रिलेटेड आयुष डॉक्टर हर सब हेल्थ सेंटर पे आ जाएंगे, जो एक बेसिक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें उनका चेकअप है वो करके फिर उनको रेफरल ट्रांसपोर्ट के तहत यहाँ पे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए रेफर किया जा सकता है, और उनके बेसिक जांच की सुविधा भी वहाँ से लिंक करवा दी गई है। सेकेंडरी जो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अर्बन के लिए बता दूँ, ये तो रूरल बात की होगी। अर्बन में हमारे पास आज की डेट में हमारे पास 9 हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें 6 UPHC हैं, 2 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं और 2 पॉलीक्लिनिक हैं और 8
अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और आ गए हैं। हर वार्ड में ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है पानीपत का जो उससे अछूता है। जी। अब पानीपत की दिशा इसलिए नहीं सुधर रही, उसका रीजन है कि यहाँ पे जो वार्ड है वो भी अर्बन और रूरल में है। उससे क्या होता है कि जो रूरल की पॉपुलेशन है, अगर हम उसे डिस्टर्ब करते हैं तो हमारी जो रूरल की जो पीएचसी है वो टूटती है। मतलब एक जनसंख्या तो का आप ये मापदंड है मान जिसमें रहे हैं बनती कि है। दिशा में गड़बड़ तो है, दिशा नहीं सुधर रही है। हाँ, ये एक प्राइम फैक्टर है जिसकी वजह से, पर अगर वो अर्बन में हमारे आ जाती है तो हम उसको अर्बन पीएचसी के ठीक लिए है। प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है अनुपम जी, देखिए कोरोना काल आया, कोरोना काल के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली, डिजिटलाइजेशन का दौर हमने देखा और शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत सारे चेंजेस आए। आप कोरोना के बाद की शिक्षा, कोरोना के पहले की शिक्षा को किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, कोविड में जो हमने ऑनलाइन के सिस्टम से बच्चों को जो है शिक्षित करना प्रारंभ किया, बहुत से डिजिटल टूल्स जो है आपके टैब्स भी और ये मीट और ऐप और जूम, बहुत सारे फीचर्स यूज़ किए। तो बच्चे कोविड का जो 2 साल का समय रहा है वो बहुत ऑनलाइन एजुकेशन पे डिपेंड भी करके उनको उसका एक्सपोजर भी हुआ बहुत ज़्यादा। तो अब एक तो उसका जो एक जो हम एक फीचर देख रहे हैं आफ्टर कोविड जो है, बच्चों की जो संख्या है कक्षाओं में जो कोविड से पहले होती थी अपेक्षाकृत उससे संख्या में गिरावट आई है। और बच्चे जो हैं बहुत कुछ कंटेंट जो है वो यूट्यूब पे जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, यूट्यूब पे लेक्चर्स को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उससे तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक चैलेंज है हमारे लिए जो हम रेगुलर कोर्सेज को रन कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से बच्चों की संख्या को अपनी संस्था में और बढ़ावा ये दे चैलेंज सकते हैं। बहुत बड़ा नहीं हो गया है सर, उसको ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट नहीं हो गया? इसमें थोड़ा सा एक दृष्टिकोण और है कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं, बच्चा BA BSc BCom कर लेता है, MA MSc MCom कर लेता है, इतना कुछ पढ़ने के बाद भी नर्सरी से उसकी कक्षाएं प्रारंभ होती हैं, शिक्षा प्रारंभ होती है, नर्सरी से PG तक उसकी 19 साल की औपचारिक शिक्षा पूरी हो चुकी होती है। इतना पढ़ने के बाद भी बच्चा जो है बेरोजगार होता है। और जो दृष्टिकोण है बच्चे का और अभिभावकों का वो ये है कि गवर्नमेंट की जॉब, और गवर्नमेंट की जॉब का जो टोटल जॉब मार्केट है पोटेंशियल आप देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं 1 to 3% हैं। इसमें आप पब्लिक सेक्टर की और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की जॉब्स को ऐड कर देंगे तो 7 to 8% है। तो टोटल 7 to 8% जॉब पोटेंशियल के लिए 100 बच्चे तैयारी करते हैं, उसमें से 6 या 7 का सिलेक्शन होता है। बाकी जो 94, 94, 95 स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने बेसिक कोर्स को, बेसिक स्किल को कंप्रोमाइज करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है। इसमें एक छोटा सा मैं अभी बहुत ही अच्छी आपको एक और सूचना मैं देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ई संजीवनी ओपीडी, जैसे इन्होंने कहा कि कोरोना काल में हम बाहर नहीं निकल पाए, अपना इलाज नहीं ले पाए, ई संजीवनी ओपीडी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत आप डॉक्टर से जुड़ सकते हो हिंदुस्तान में किसी भी डॉक्टर के साथ। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी है इस मंच से। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका, अनुपम जी आपका। शिक्षा और स्वास्थ्य से 2 बहुत ही गंभीर मुद्दे, बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पानीपत की जनता के लिए, उस पर हमने चर्चा की। कुछ कमियां हैं, कुछ चूक भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी संभावनाएं हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन संभावनाओं पर जल्द से जल्द काम होंगे, शिक्षा के लिहाज से भी, स्वास्थ्य के लिहाज से भी। इस सत्र में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन अगले सत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर SD PG कॉलेज पानीपत, SD विद्या मंदिर पानीपत।